वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, एक एक करके बुक से पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और आपको याद भी हो जाएगा, तो अच्छे से डिटेल में समझेंगे। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। ईव का मतलब है इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, मतलब इंडियन इकोनॉमी की जो अभी की कंडीशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो तो चलो हम सबके सामने है, हमें पता है कि क्या सिचुएशन है। लेकिन लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि 1947 से पहले जब ब्रिटिश रूल चलता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का राज चलता था, तब सिचुएशन कैसी थी, तब हमारे देश की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल बेस हो, फॉरेन सेक्टर हो, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्थिति कैसी थी उस टाइम पे, या किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से खराब कर दिया, खत्म कर दिया, वो हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके टॉपिक वाइज इस चैप्टर में पढ़ना है कि इंडिपेंडेंस से पहले की सिचुएशन क्या थी देश में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ईयर आता है जो आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा है? द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी, फॉट इन 1757। मतलब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था, एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। इसका ईयर आपको ध्यान रखना है, 1757। ठीक है, अभी इंडिया में ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या था? ठीक है, तो देखो, इंडियन इकोनॉमी ना काफी अच्छी थी, एग्रीकल्चरल बेस्ड थी, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए हम लोग फेमस थे। ठीक है, अभी भी हैं। तो उन सब चीजों का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में राज किया। ठीक है, तो देव उनका मोटिव क्या था? टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी के लिए हमारी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करा था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे हमारे कंट्री के, हमारे इकोनॉमी के फिजिकल रिसोर्सेज हों, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हों, इन सभी को बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, एंड फाइनली आफ्टर 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम ऑन द 15 अगस्त 1947। तो 200 साल तक ब्रिटिशर्स का रूल रहा, राज रहा हमारे देश में, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक ये याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में हुआ, और ब्रिटिशर्स का मेन फोकस क्या था? इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना था। ठीक है, डन। अब इसके बाद टॉपिक आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर colonial रूल। सो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। एडवेंट का मतलब है स्टार्ट। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल स्टार्ट होने से पहले अगर हम देखें, ब्रिटिशर्स के आने से पहले अगर हम देखें, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के तीन फीचर्स थे, तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है प्रॉस्परस इकोनॉमी, दूसरा है एग्रेरियन इकोनॉमी, तीसरा है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एक एक करके समझ लेते हैं जल्दी से। प्रॉस्परस इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इंडिया जो था वो एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और एक प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। मतलब लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, लोग अच्छा अर्न भी कर रहे थे, तो काफी एक हैप्पी इकोनॉमी थी, सब कुछ सही चल रहा था, इंडिपेंडेंट था। ठीक है, दूसरा है एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चरल बेस्ड। हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड है, एग्रीकल्चर में सबसे सबसे ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं। ठीक है, सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, एंड इट एंगेज्ड अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो मेजोरिटी लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही एंगेज थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये चीज आपको पता होगी कि हमारा जो भारत है, चाहे वो पहले के टाइम का हम देखें या अभी के टाइम में देखें, हैंडीक्राफ्ट के लिए काफी फेमस है। हैंडीक्राफ्ट यानी कि लोग हाथों से ही कुछ ना कुछ चीजें क्रिएट करते हैं, चाहे वो क्लोथिंग हो, टेक्सटाइल हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी हो गया, ठीक है, बास्केट्स हो गया, तो सब कुछ हाथों से बना के अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो हमारा जो देश है, इंडियन इकोनॉमी है, इट वॉज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में तो क्राफ्ट म्यूजियम भी है ना, तो वहाँ पे इंडिया के ही हैंडीक्राफ्ट को शो करा हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हो गया, तो तीन फीचर्स हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वॉज प्रॉस्परस, एग्रेरियन इकोनॉमी और वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, डन। ओके,
अब नेक्स्ट आता है, हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह से राज किया या क्या क्या, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो हमें देखना है। तो देखो, अब इसमें यहाँ पे कुछ डेटा है। सबसे पहले लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड विद द डेटा ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि हमारा देश कितना ग्रो कर रहा है या क्या कंडीशन है, तो उसके लिए आप अपनी देश की इनकम देख लो, पर कैपिटा इनकम चेक कर लो, ठीक है, कि पर पर्सन कितना इनकम अर्न कर रहा है। नेशनल इनकम यानी कि पूरे देश की इनकम चेक कर लो। लेकिन नो सिंसियर अटेम्प्ट वॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ब्रिटिशर्स ने तो कुछ नहीं करा ऐसा। अब कुछ इंडिविजुअल्स हैं जैसे कि दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाय, फिनले शरस, वी के आर वी राव, आर सी देसाई, इन सब ने कुछ ना कुछ अपने बेसिकली एस्टिमेट्स दिखाए कि कितना कितना इनकम है देश का। बट इनके जो एस्टिमेट्स थे उन्होंने कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। बट हाउएवर एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर राव, डॉक्टर वी के आर वी राव और नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। तो एक मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन थे जिनका, कौन से एक्सपर्ट थे, क्या नाम था उन एक्सपर्ट का जिनके एस्टिमेट्स थोड़े एक्यूरेट माने गए थे। तो आंसर होगा वी के आर वी राव। ओके, अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे डेटा याद रखना है कि अगर हम देखें कि कंट्री का ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट कितना था ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, तो इट वाज लेस देन 2%। और अगर हम पर कैपिटा आउटपुट की ग्रोथ रेट देखें तो इट वाज जस्ट 0.5%। ठीक है, तो ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। इंडियन इकोनॉमी में आपको सब कुछ डेटा तो याद नहीं रखना, दैट इज नेक्स्ट टू पॉसिबल, बट हमें ये कुछ डेटा है जैसे कि 2%, 0.5%, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, इसके बाद मेन चैप्टर शुरुआत होता है विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको पूरे ही चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ना है। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लिखा है कि नियरली 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में थी, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी, ठीक है। अब आपको देखना है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म करा। तो उसमें मेन रीजंस क्या हैं? मेन रीजंस फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टेग्नेशन का मतलब होता है कि या तो ग्रोथ हो ही नहीं रही, या फिर हो भी रही है तो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो नो ग्रोथ या फिर स्लो ग्रोथ, इसे हम बोलते हैं स्टेग्नेशन। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेग्नेशन के रीजंस क्या क्या थे? तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं, चारों को बहुत ध्यान से समझना है। पहला आता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम बोल दो या फिर जमींदारी सिस्टम बोल दो। इसका मतलब क्या है कि यार जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म करने के लिए जमींदारी सिस्टम यूज करा, जमींदारी सिस्टम स्टार्ट करा। अभी जमींदारी सिस्टम में क्या था? जमींदारी सिस्टम में ना 3 लोग होते थे, 3 पार्टीज होती थी। इसको हम लोग समझते हैं कि मान लो 3 पार्टीज कैसे हैं कि सबसे पहले ऊपर तो होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, सबसे टॉप पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके नीचे होते थे जमींदार्स, जमींदार्स, ठीक है, और उनके नीचे होते थे पीजेंट्स, ठीक है। सबसे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर जमींदार्स, जमींदार्स का मतलब लैंड लॉर्ड्स जिनके पास जमीन है, और पीजेंट्स का मतलब वो पुअर फार्मर्स, गरीब फार्मर्स जो फार्मिंग करते थे, ठीक है। तो क्या सिस्टम क्या था जमींदारी सिस्टम में कि यहाँ पे पीजेंट्स को परेशान करने के लिए, फार्मर्स को परेशान करने के लिए उन पे एक प्रेशर लगाया गया था कि आप क्या करोगे, आप फार्मिंग करोगे और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट या लगान फिक्स कर दिया था कि इतना तो हमें देना ही देना है। मतलब क्या है, देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट्स अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। मतलब फार्मर्स जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, जितनी भी फार्मिंग करेंगे, उससे जितनी भी इनकम होगी उसमें से एक मेजर पोर्शन जाता था जमींदार्स के पास इन द फॉर्म ऑफ लगान, ठीक है। तो जमींदार्स का मेन इंटरेस्ट, मेन मोटिव ही क्या था कि वो लगान कलेक्ट करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टिवेटर। The date for depositing specified sum of lagan to the British government were also fixed, failing to which zamindars were to lose their rights। मतलब क्या है कि फार्मर्स फार्मिंग करेंगे, जितना भी रेवेन्यू होगा उसमें से एक मेजर पोर्शन जाता था जमींदार्स के पास इन द फॉर्म ऑफ लगान, और वो चला जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब
प्रॉब्लम ये है कि कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही है, दैट डिपेंड्स ऑन दी वेदर कंडीशंस, दैट डिपेंड्स ऑन द टूल्स जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हो फॉर फार्मिंग। बट ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो अगर पीजेंट्स की पोजीशन खराब भी होती थी तो भी उनसे वो रेंट चार्ज किया जाता था, वो लगान चार्ज किया जाता था। मतलब जितनी इनकम होगी उसमें से कुछ भी फार्मर्स के लिए नहीं बचता था, सब कुछ किसके पास जाता था, अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता था। ठीक है, तो फार्मर्स की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि उनकी जो सिचुएशन थी वो और ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि पहले जो फार्मर्स थे वो सिर्फ फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे होते थे, फूड क्रॉप्स की फार्मिंग करते थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये प्रेशर डाला कि आप फूड क्रॉप से शिफ्ट हो जाओ कैश क्रॉप पे। ठीक है, फूड क्रॉप से शिफ्ट हो जाओ कैश क्रॉप्स पे। मतलब अब आप सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन पे फोकस मत करो, अब आप मार्केट में बेचने के लिए काम करो। सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, कि पहले फार्मर्स सिर्फ अपने लिए कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे होते थे, बट ब्रिटिशर्स ने ये प्रेशर डाला कि नहीं, हमें मार्केट में बेचने के लिए अब क्रॉपिंग करनी है, हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हाई प्राइजेस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन और जूट। बट इससे इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हुई नहीं, है ना। पॉइंट ये आता है कि यार अगर वो मार्केट में बेचेंगे तो इनकम होगी, है ना, अच्छी इनकम होगी, लेकिन खुद सोचो, शिफ्ट हो गए थे फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। मतलब फार्मर्स अब फूड क्रॉप्स नहीं उगा रहे थे, दे वर फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है, जैसे कि इंडिगो हो गया, यार वो आप खाओगे तो नहीं ना, फूड क्रॉप्स कंजम्पशन में काम आता है। कैश क्रॉप्स का क्या करेंगे फार्मर अल्टीमेटली, है ना। तो कैश क्रॉप्स ग्रो करने से इनकम तो चलो ज्यादा हो रही थी, बट वो इनकम का मेजर पोर्शन भी इन द फॉर्म ऑफ लगान जाता तो ब्रिटिशर्स के पास ही था। तो इसलिए फार्मर के पास ना तो इनकम बचती थी और ना ही फूड क्रॉप्स थी जिसको वो कंज्यूम कर पाए। ठीक है, सो ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। तो दिस वाज अबाउट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। इसके बाद तीसरा पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी कम थी बिकॉज कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, और फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो गई। सो द कल्टिवेटर हैड नीदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, और ना ही कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी जिससे वो प्रोडक्शन कर पाए, राइट। तो इसलिए फार्मर्स वर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल फॉर इरिगेटिंग देयर क्रॉप्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कमी थी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ क्या है, ऑल्दो some farmers change their cropping pattern from food crop to commercial crops, a large section of tenants, small farmers, sharecroppers, neither had resources and technology nor had the incentive to invest in agriculture। यानी कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट की भी कमी थी, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा खराब होती गई। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेग्नेशन देखने के लिए मिला। सबसे पहला जमींदारी सिस्टम, दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा हमारे पास है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और फोर्थ है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन जब हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव्ड अ फर्दर सेटबैक ड्यू टू द कंट्रीज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पार्टीशन के टाइम पे क्या एडवर्स इम्पैक्ट आया, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया इंडियन इकोनॉमी पे। दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, अ साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। मतलब इंडिया का एक बहुत ही हाईली इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड पाकिस्तान के पास चला गया ड्यू टू पार्टीशन। ओके, और दूसरा, ऑलमोस्ट द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकेम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम आज के टाइम पे बांग्लादेश बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया की जूट इंडस्ट्री भी काफ़ी फेमस थी, काफ़ी उसमें मोनोपोली इंजॉय करते थे, जो कि कहाँ चला गया, बांग्लादेश में चला गया ड्यू टू पार्टीशन। ठीक है, तो एक तो फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान, दूसरा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बांग्लादेश का पार्ट बन गया।
ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा सेक्शन है इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, किस तरह से बर्बाद किया। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज, किस तरह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने खत्म करा। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज सेटअप करना, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज खत्म करना। ठीक है, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप। ठीक है, इन्होंने सिस्टमैटिकली, ऐसे ही नहीं बट सिस्टमैटिकली हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करा, जिसके पीछे टू फोल्ड मोटिव थे। सबसे पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से चीप रेट पे, सस्ते रेट्स पे रॉ मटेरियल लेके जाते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे एट चीपर रेट्स, जो कि वो अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में यूज करते थे। मतलब कि यार इंडिया में कोई ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्री, कोई ऐसी कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करे, बट ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज थी। तो वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे सस्ते दाम पे, ठीक है, और अपनी इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड्स बनाते थे, और वो फिनिश गुड्स सेल करते थे इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी थी, तो अपने फिनिश गुड्स वो यहाँ पे इंडियन मार्केट में बेचते थे एट हायर प्राइसेस। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे देश से रॉ मटेरियल ले गए सस्ते प्राइस पे, और हमारे ही देश में फिनिश गुड्स बेच रहे हैं एट हायर प्राइसेस। दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, राइट। तो ये टू फोल्ड मोटिव था। ठीक है, ठीक है। अब इसमें लिखा है रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारी थी वो कैसे खत्म होती चली गई, उसमें कैसे हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो उसके पीछे आपके पास तीन पॉइंट्स हैं। इंडस्ट्री कैसे डाउनफॉल में चली गई, उसके पीछे पॉलिसी है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में देखो तीन पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले, देयर वॉज हैवी देयर वॉज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। देयर वॉज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडिया से अगर आपको रॉ मटेरियल लेके जाना है, उसके एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं था। ठीक है, कि फ्रीली लेके जाओ, तो हमारे देश से एक्सपोर्ट बहुत आसानी से हो रहे थे। दूसरा पॉइंट है देयर वॉज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। इंडिया में अगर आपको फाइनल गुड्स लेके आने हैं, तो उस पे भी काफी ड्यूटी फ्री था, सब कुछ टैक्स फ्री था। मतलब कि ब्रिटिशर्स हमारे देश से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अपने इकोनॉमी से, ब्रिटेन से इंडिया में फाइनल गुड्स लेके आते थे, तो उसके इंपोर्ट पे भी कोई टैक्स नहीं लग रहा था। लेकिन हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब अगर हमें अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट बाहर भेजने होते थे, बाहर बेचने होते थे, एक्सपोर्ट करना होता था, तो उस पर काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी, हैवी टैक्सेस चार्ज कर दिए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटेन के गुड्स से ही भर गया था, और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो गई। क्योंकि सिंपल बात है, अगर ब्रिटेन अपनी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो रेडीमेड गुड्स और हैंडीक्राफ्ट गुड्स दोनों में डिफरेंस तो होगा क्वालिटी का। जो गुड्स हाथ से बने हैं वो इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होंगे, बट जो चीज़ें मशीन से बनी हैं, फैक्ट्रीज में बनी हैं, इंडस्ट्रीज में बनी हैं, उनका क्वालिटी अच्छा होगा। तो इसकी वजह से हमारी जो इंडियन मार्केट्स थी वो ब्रिटिश गुड्स से ही भर गई थी, और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होती गई, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी चार्ज कर दी गई थी, टैक्स चार्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट है। उसके बाद सेकंड है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हमें पता है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कम होती गई, तो उसके इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट में ही एंगेज थे, उनका लाइवलीहुड वहीं से चलता था। तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज हुई। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। हमें पता है कि इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे गुड्स थे, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, वो कैपिटल गुड्स के सामने टिक ही नहीं पाए, और हमारी जो इंडियन मार्केट थी वो फिनिश गुड से ही भर चुकी थी। ठीक है। तीसरा, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब क्या है, वो इंडस्ट्रीज जो फर्दर प्रोडक्शन कर सके,
ठीक है। तो दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन, मतलब कि वो इंडस्ट्रीज जिनके थ्रू हम मशीन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम टूल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री इंडिया में थी ही नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। और ब्रिटिश रूलर्स ने भी ऐसी कोई अटेंशन पे नहीं करी फॉर देयर प्रमोशन, एज दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड एंड हैवी इक्विपमेंट्स। तो हमारे देश में ऐसी कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं, जिसकी वजह से हम ब्रिटेन पे ही डिपेंडेंट होते चले गए। ओके। उसके बाद फोर्थ है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डाउन जाएगा अगर, तो हमारा जो जीडीपी है वो कम तो होगा, है ना। इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा होती हैं एक देश में, उतना ही ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का वो भी कम होता गया। और लास्ट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे उस केस में क्या था, जो पब्लिक सेक्टर था, जो गवर्नमेंट था, उनका रोल भी काफी लिमिटेड था। ठीक है, वो ज्यादा इंडस्ट्रियल बेस कुछ सेटअप कर नहीं पाए। ब्रिटिश जो पब्लिक सेक्टर था उनका रोल कन्फाइंड था रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो इतना ज्यादा कुछ गवर्नमेंट ने भी काम नहीं किया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और रियलिटी ये है कि उस टाइम की गवर्नमेंट काफी ज्यादा करप्ट भी थी, हमें पता है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर का ऐसा कोई रोल रहा नहीं। राइट। तो यही 5 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खत्म होता गया। राइट। ठीक है। अब एक पॉइंट आता है मॉडर्न इंडस्ट्री ऑपरेटिंग ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अ मेजर ब्रेक थ्रू वॉज सेटिंग अप ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन द ईयर 1907। तो 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश हुई थी इन जमशेदपुर, बिहार। ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज थी इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर एटसेट्रा, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई इंडिया में। ठीक है, ये हो गया। तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा। अब चलते हैं फॉरेन ट्रेड सेक्टर पे। तो फॉरेन ट्रेड सेक्टर में क्या चीजें हैं कि किस तरह से हमारा फॉरेन सेक्टर खत्म हुआ ड्यू टू ब्रिटिश रूल। तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स का मतलब होता है फाइनल गुड्स। राइट। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या हुआ था कि हम रॉ मटेरियल के तो एक्सपोर्टर बन चुके थे, क्योंकि ब्रिटेन जो है हमारे देश से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा। और अपनी इंडस्ट्रीज से बनाए फिनिश गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करते थे, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स जैसे कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स और कैपिटल गुड्स हो गए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली यानी कि मेजर जो कंट्रोल था इंडियन इकोनॉमी पे वो ब्रिटेन का ही था। ठीक है, ब्रिटेन का ही मेजर रोल था। तो इसमें ये लिखा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ठीक है, हमारा जो 50% से ज्यादा ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था, और रेस्ट वाज अलाउड विद अदर फ्यू कंट्रीज जैसे कि चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। ठीक है। दूसरा पॉइंट है द ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो 1869 में एक स्यूज कैनाल ओपन हुई। ठीक है, स्यूज कैनाल एस्टैब्लिश हुई, जो एक डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करता है शिप्स के लिए। ठीक है, अगर आपको वाटरवेज के थ्रू जाना है, शिप्स के थ्रू इंडिया से ब्रिटेन जाना आसान हो गया था थ्रू दी ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल, जो कि 1869 में आया। ठीक है, तो उसके थ्रू भी रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, फिनिश गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया था। ओके। तीसरा पॉइंट है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंडियन वेल्थ का ड्रेन मतलब आउटफ्लो, मतलब क्या है कि इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल और जितना भी इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स, तो जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, जितना भी रेवेन्यू होता था, वो अल्टीमेटली ब्रिटेन अपने लिए ही यूज कर रहा था। ठीक है, तो जितना एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था, तो वो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हुआ कभी भी, वो ब्रिटेन ने अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए यूज करा। जिसमें आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, to make payments for expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain। ठीक है, ब्रिटेन का जो अपना
गवर्नमेंट था, उसके ऑफिसेस थे, उन ऑफिसेस के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए वो एक्सपोर्ट सरप्लस यूज कर रहे थे। दूसरा, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई भी वॉर होती थी तो उनको, उनमें जो खर्चे आते थे उनको मीट आउट करने के लिए हमारे देश का एक्सपोर्ट सरप्लस यूज हो रहा था। और तीसरा, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम के इंपोर्ट में भी सरप्लस यूज हो रहा था। तो पॉइंट क्या निकला कि इंडियन वेल्थ जो थी, जो इंडिया का सरप्लस था, वो भी ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ही यूज कर रहे थे। ठीक है, तो मेन गेम यह हुआ कि इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से यूज किया गया बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ओके। तो सुएज कैनाल मैंने आपको बता दिया 1869 में आया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो गया और इट वाज इजियर टू रीच आउट टू इंडियन मार्केट्स। ठीक है, तो एक डायरेक्ट रूट मिल गया फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। ठीक है, ये भी हो गया। तो फॉरेन सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे कि मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो उन सब फैक्टर्स की क्या कंडीशन थी, कितना परसेंटेज था, वो हमें इसमें समझना है। ओके, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है, आप चेक करना चाहते हो कि देश में कितनी पॉपुलेशन है, उनके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला ऑफिशियल सेंसस इंडिया में हुआ था 1881 में, ये ईयर याद रखना है। और जो सेंसस है वो हर 10 सालों में होता है, ताकि आपको एक कंट्री का पॉपुलेशन पता चल पाए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पता चल पाए। हम्म। फिर आता है 1921, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है कि 1921 से पहले अगर हम देखें तो इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, और 1921 के बाद इंडिया सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में आ गया। 1921, इसी को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि 1921 से पहले पॉपुलेशन थोड़ी कम थी क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा था। ठीक है, बट 1921 के बाद डेथ रेट कम हुआ, जिससे पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो 1921 को ही हम बोल रहे हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जिसमें आफ्टर 1921 इंडिया सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में एंटर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है विद द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन इन डेथ रेट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंटर द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। और सेकेंड स्टेज शुरू हुई आफ्टर 1921, जिसे हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद कंडीशंस क्या क्या हैं, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो कॉलोनियल रूल के टाइम पे बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, बर्थ रेट इसमें लिखा है नियरली 48 पर थाउजेंड, और डेथ रेट भी ज़्यादा था 40 पर थाउजेंड। ठीक है, दूसरा है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा कम था, अगर हम ओवरऑल लिटरेसी रेट देखें तो इट वॉज लेस देन 16%, और फीमेल लिटरेसी रेट वॉज जस्ट अबाउट 7%। ओके, तीसरा पुअर हेल्थ फैसिलिटी। इंडिया में एज सच कोई ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी थी नहीं, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी थी, और हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा था। ठीक है, फोर्थ है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्ड्स इन अ ईयर। मतलब जिन बच्चों की डेथ 1 साल की एज पूरी करने से पहले ही डेथ हो रही है, तो दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इट वॉज वेरी हाई, इट वॉज अबाउट 218 पर थाउजेंड। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखें अगर हम लोग, कि एक पर्सन एवरेज बेसिस पे कितने नंबर ऑफ इयर्स जी रहा है। ठीक है, तो वो एज थी 32 ईयर्स। ठीक है, कॉलोनियल रूल के टाइम पे एवरेज लाइफ 32 ईयर्स की थी, और प्रेजेंटली इट इज 69 ईयर्स। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, काफ़ी ज़्यादा गरीबी देखने के लिए मिलती थी, फैसिलिटीज़ थी नहीं, और कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया, जिसकी वजह से पॉवर्टी और बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स हैं एक इकॉनमी में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो। तो तीनों ही सेक्टर में कितने कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी कितनी वर्कफोर्स है, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो आपको पता है प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे हम रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। और सर्विस सेक्टर यानी कि हमारा टर्शरी सेक्टर। ठीक है। अभी कॉलोनियल रूल के टाइम पे, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद 70 to 75%। मतलब कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे 70 to 75% इंडियंस वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। और जो बाकी बच गया 10% इट वॉज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में। और 15 से 20% लोग सर्विस सेक्टर में थे। ठीक है। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। दूसरा आता है रीजनल वेरिएशन। अगर हम रीजन वाइज देखें, स्टेट वाइज देखें कि कौन सी स्टेट में किस सेक्टर में वर्कफोर्स ज्यादा थी, तो इसमें लिखा है कि स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल witnessed a decline in the dependence of workforce on the agriculture sector with a commensurate increase in the manufacturing and सर्विस सेक्टर। मतलब ये कुछ स्टेट्स हैं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया। इन सभी स्टेट्स में हमने देखा कि जो वर्कफोर्स है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इंक्रीज हुई और एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो गई। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें उड़ीसा की, राजस्थान, पंजाब की, तो इन तीन स्टेट्स की बात करें तो इन तीनों ही स्टेट्स में जो वर्कफोर्स है, जो लोग हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा थे। ठीक है। तो देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन स्टेट्स सच एज ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आया हुआ है। ठीक है, कि रीजनल वेरिएशन आपको बतानी है तो आपको ये स्टेट्स याद रखनी होंगी। ठीक, ये भी हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लिखा है। इट रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज, फैसिलिटीज जिसके थ्रू हम बेसिकली अच्छे से जी पा रहे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, आपकी सर्विसेज आ सकती हैं कोई भी। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इट वाज वेरी पुअर। ठीक है। स्टेट क्या है तो देखो, सबसे पहले रोड्स। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे रोड्स डेवलप हुई, लेकिन उनका भी सोल मोटिव क्या था कि रोड्स बनेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा, इंडिया से सस्ते दामों पे, सस्ते प्राइस पे रॉ मटेरियल ले जाना आसान हो जाएगा, इंडिया में फिनिश गुड्स लाना आसान हो जाएगा। तो रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। ठीक है। तो रोड्स कंस्ट्रक्ट करने का मेन मोटिव ही क्या था कि ब्रिटिशर्स अपना फायदा देख पाए। ठीक है, आर्मी के लिए आना जाना इजी हो जाए, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, इसलिए रोड्स बनी थी। ओके। दूसरा रेलवेज। सो रेलवेज एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बाय ब्रिटिशर्स जो कि 1850 में आए। तो ब्रिटिश रूल वाज टू इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850। ठीक है, 1850 में रेलवेज इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। अब इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को किस तरह से इफेक्ट करा रेलवेज ने, तो दो पॉइंट्स हैं। पहला, रेलवे इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, लोगों को डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, कवर करने के लिए रेलवेज एस्टैब्लिश हुए। इट ब्रोक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इट एनहांस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन यानी वही ट्रांसपोर्टेशन आसान करने के लिए। ठीक है, कि अब आप आगे सामान बेचो, राइट। तो कमर्शलाइजेशन इजी करने के लिए रेलवेज बने थे। ओके। ओके जी। इसके बाद तीसरे टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हमारे पास एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। हाउएवर देयर डेवलपमेंट वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। तो डेवलप किया था एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट, बट एज सच उनका कोई बेनिफिशियल वो रहे नहीं, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। फोर्थ है कम्युनिकेशन। सो इसमें क्या है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इंडिया में कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए टेलीग्राफ्स, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ था, जिसका मेन मोटिव ही क्या था कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए, रेगुलेशंस बना पाए, तो वो भी अपने सोल पर्पस के लिए ही था।
ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे रीजन क्या है? तो लिखा है रोड्स वर बिल्ड फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, और ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड। ठीक है, कि इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाएं आसानी से, इंडिया में अपने बनाए हुए फिनिश गुड्स आसानी से लेके आ पाए, इसके लिए रोड्स बनी थी। रेलवेज जो डेवलप किए ब्रिटिशर्स ने, वो भी किस किस पर्पस के लिए? जैसे कि टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी। रेलवेज के थ्रू ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी पे कंट्रोल बना पाए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर पाए, इसलिए बनाए थे। टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवे विद मेजर पोर्ट्स। लिंकेज ज्यादा अच्छी होगी तो प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, अगेन ब्रिटिशर्स के लिए। तीसरा पॉइंट, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड इन इंडिया। राइट। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ही किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट अ हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ताकि इंडिया में ब्रिटेन अपना लॉ अपना ऑर्डर मेंटेन कर पाए, इसीलिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स। अगर हम देखें कि जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो इकॉनमी इतनी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड क्यों थी, उसके पीछे क्या क्या पॉइंट्स हैं? कि हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी टाइम तक कांस्टेंट था। एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में तो जमींदारी सिस्टम चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन हुआ। कल्टीवेशन के लिए हमारे पास ऐसे कोई मेथड नहीं थे, ऐसे हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई टूल्स नहीं थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमाइंस थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रक्ट कर दिए थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब अभी तक हमने सारे नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ लिए अबाउट ब्रिटिशर्स, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स की देन है। ठीक। तो पहला है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे? Although agricultural productivity was very low during the British rule, but in absolute terms, there was growth in agriculture sector due to expansion of aggregate area under cultivation. मतलब commercialization हुआ, आप सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि आगे मार्केट में बेचने के लिए भी क्रॉपिंग कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, तो उससे थोड़ा बहुत हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हुआ था। दूसरा, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो रोड डेवलप हुई, रेलवेज बने, जिससे ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ। हाँ। ठीक है, तो देखो रोड्स रेलवेज बनाए तो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए ही थे, अपने ही ईज के लिए बनाए थे, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इट वाज इजियर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन बेटर करा। ठीक। तीसरा, चेक ऑन फेमाइंस। फेमाइंस का मतलब है, ठीक, तो चेक ऑन फेमाइंस यानी कि रोड्स एंड रेलवेज वर्कड एज अ ग्रेट चेक ऑन द अकरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ फेमाइंस एज फूड सप्लाई कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द अफेक्टेड एरिया इन केस ऑफ ड्रॉट्स। तो अगर ड्रॉट्स की पोजीशन है या कोई शॉर्टेज चल रहा है, तो उस केस में फूड सप्लाईज का ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया था थ्रू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो इससे फेमाइंस पे चेक होना भी ईजी हो गया। फोर्थ है शिफ्ट टू मॉनेटरी सिस्टम। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बार्टर सिस्टम पे डिपेंडेंट थी, बट ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश रूल की वजह से इंडियन इकोनॉमी शिफ्ट हुई फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है। फिर फिफ्थ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच सर्व्ड एज अ रेडी रेकनर फॉर इंडियन पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में आते हैं ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल। ठीक। इसके बाद लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंस से पहले ओवरऑल क्या पोजीशन रही, क्या स्टेट रही हमारी इंडियन इकोनॉमी की, तो कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला, कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब कि एक इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक तो कॉलोनी और दूसरा रूलर। ठीक है, कॉलोनी यानी कि इंडिया जिस पे बेसिकली रूल किया गया, और रूलर यानी कि ब्रिटिशर्स। तो हमारी जो इकॉनमी थी वो कॉलोनियल इकॉनमी बन गई, ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारे देश को एक्सप्लॉइट किया। दूसरा होता है सेमी फ्यूडल इकॉनमी। सेमी फ्यूडल इकॉनमी क्या है? इसमें बेसिकली द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव बर्थ टू फ्यूडल रिलेशंस, यानी कि क्लास सिस्टम हो गया। ठीक है, लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट रिलेशन। लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार, जो कि काफी हाई रेट ऑफ लगान, हाई रेट ऑफ टैक्स चार्ज करते थे फ्रॉम दी फार्मर्स। ठीक है, तो क्लास सिस्टम हो गया, दो क्लास बन गई, लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स। दूसरा, कैपिटलिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ,
जिसके दो क्लासेस बनी, एक तो कैपिटलिस्ट, ठीक है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है, और दूसरे लेबरर्स जो कि गरीब थे बेचारे। ठीक। इसके बाद तीसरा है स्टेगनेंट इकॉनमी। स्टेगनेंट आपको पता है, स्टेगनेंट का मतलब वो इकॉनमी जिसमें ना तो ग्रोथ हो रही है, या अगर हो भी रही है तो बहुत धीरे, बहुत स्लो ग्रोथ है। ठीक है, सो इंडियन इकॉनमी काफी ज्यादा स्टेगनेंट थी। आपने सारे रीजंस पूरे चैप्टर में पढ़ ही लिए। इसके बाद बैकवर्ड थी हमारी इकॉनमी। बैकवर्ड इकोनॉमी के रीजंस क्या क्या हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी कम था, पर कैपिटा इनकम कम था। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड पे ही डिपेंडेंट थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी खत्म हो चुकी थी। इलिटरेसी था, बर्थ रेट और डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिप्लीटेड इकोनॉमी। डिप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है? डिप्लीटेड इकोनॉमी या फिर डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें जो फिक्स्ड एसेट हैं, जो फिजिकल एसेट्स हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स डेप्रिसिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज। तो हमारे पास कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री तो थी नहीं इतनी अच्छी। ठीक है, तो जो फिजिकल एसेट्स थे वो भी खत्म ही होते जा रहे थे। ठीक। और उसके बाद सिक्स पॉइंट है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल मतलब हमारे लोगों को डिवाइड किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कलर, और फिर रूल किया जाता था। ये सिस्टम तो आज भी चलता है देश में। ठीक है, तो एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी क्या है? डिवाइड एंड रूल सिस्टम, कि पहले लोगों को तोड़ो, डिवाइड करो अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग बेसिस पे, और फिर राज करो। ठीक है, तो दैट वाज एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जैसे कि कॉलोनियल, स्टेगनेंट, बैकवर्ड, डिप्लीटेड, एम्प्यूटेटेड, सेमी फ्यूडल। यही स्टेट थी इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर। हम लोगों ने पूरा चैप्टर करा। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हो गया, डेमोग्राफिक कंडीशंस हो गई। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, आई एम होपिंग कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। स्टिल कोई अगर डाउट आता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और उसे भी वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।